हेलो एवरीवन। मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा एंटी साइक्लोन्स। इससे पहले मैंने साइक्लोन्स को डिस्कस किया है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स दोनों ही विंड सिस्टम है और ये दोनों ही सर्कुलेटरी विंड सिस्टम है। मींस दोनों में एयर सेंटर के अराउंड मूव करती है। साइक्लोन के केस में सेंटर में लो प्रेशर डेवलप होगा और सराउंडिंग एरिया में रिलेटिवली हायर एयर प्रेशर होगा, जिसके कारण एयर हायर एयर प्रेशर रीजन से इनवर्ड मूव करेगी और अर्थ के रोटेशन के कारण या कोरियोलिस फोर्स के कारण लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगी। लेकिन जो एंटी साइक्लोन है इसमें जस्ट अपोजिट होगा। सेंटर पर हाई प्रेशर डेवलप होगा, जैसे ये सेंटर है, यहां पर हाई प्रेशर डेवलप होगा और इसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं उन एरियाज में रिलेटिवली एयर प्रेशर लोअर होगा। आप लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड की मूवमेंट होगी, तो जब ये एयर आउटवर्ड मूव करेगी इस टाइप से, इसको ध्यान से समझिएगा, जब ये इस टाइप से एयर आउटवर्ड मूव करेगी तो अर्थ की जो रोटेशन है या जो कोरियोलिस फोर्स है उसके कारण ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, और ठीक इसके अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन है इसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड का जो सर्कुलेशन है इस टाइप से होगा और ये सर्कुलेशन कौन सा होगा, ये सर्कुलेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मींस हम ये बोल सकते हैं कि एंटी साइक्लोन के केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हाई प्रेशर सेंटर से एयर आउटवर्ड मूव करेगी तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करेगी। और ये जो एंटी साइक्लोन है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो एंटी साइक्लोन में विंड डायरेक्शन होगी, जो सर्कुलेशन होगा ये जस्ट अपोजिट होगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जो एंटी साइक्लोन है इस टर्म का यूज सबसे पहले एफ गाल्टन ने 1861 में किया था। एंटी साइक्लोन एक्चुअली क्या है कि किसी भी एरिया पर एयर डिसेंड करेगी और वो हाई प्रेशर इंड्यूस करेगी। ये जो हाई प्रेशर की डेवलपमेंट है ये एयर की डिसेंडिंग से भी हो सकता है और किसी एरिया में टेम्परेचर काफी कम हो जाए, एयर कोल्डर और डेंसर होती चली जाए तो भी हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। पर अगर किसी एरिया में टेम्परेचर काफी कम है, वहां एयर डेंसर और कोल्डर हो रही है, तो भी ऊपर वाले एरिया से एयर डिसेंड करेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एंटी साइक्लोन की डेवलपमेंट में एयर की जो डिसेंडिंग है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसके कारण किसी भी प्लेस पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी और एयर वहां से आउटवर्ड डाइवर्ज करेगी और अर्थ की रोटेशन के कारण सर्कुलेशन डेवलप होगा। उस सर्कुलेशन को ही, जो आउटवर्ड एयर की मूवमेंट है, उसको ही एंटी साइक्लोन बोला जाता है। जो एंटी साइक्लोन्स हैं जनरली दे आर मोर कॉमन इन सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। अगर आप एयर प्रेशर बेल्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को आप जानते हैं, अर्थ सरफेस पर एयर प्रेशर बेल्ट्स के पैटर्न को आप जानते हैं, तो आपको पता होगा सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी और पोलर एरियाज में भी हाई प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट होती है। इसका मतलब एंटी साइक्लोन्स की डेवलपमेंट हाई एयर प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट में होती है। और जो हाई एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं वहां पर एयर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, मींस एयर का सब्सिडेंस होता है। और ये जो एंटी साइक्लोन्स हैं इनकी डेवलपमेंट इक्वेटोरियल रीजन में देखने को नहीं मिलेगी। इक्वेटोरियल रीजन से एंटी साइक्लोन्स एब्सेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप लोगों को आइडिया होगा, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, आप लोग जानते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सब ट्रॉपिकल एरिया है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर का सब ट्रॉपिकल एरिया। यहां पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी,
यहां पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन है ये, यहां पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हायर होगा, एयर यहां से गर्म होकर ऊपर उठेगी और वो इन एरिया से, इक्वेटोरियल रीजन से जब ये पोलर एरिया की तरफ दोनों तरफ डाइवर्ज करेगी ऊपर जाकर इस टाइप से, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में एयर डिसेंड करेगी, जिसके कारण हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी और यहां से फिर ट्रेड विंड्स इक्वेटर की तरफ आएंगी दोनों हेमिस्फीयर से, और फिर ये यहां पर जो हाई टेम्परेचर है और कन्वर्जेंस है उसके कारण ये विंड्स फिर ऊपर उठ जाएंगी। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है यहां पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हायर होगा, एयर का कन्वर्जेंस होगा और कॉन्वेक्शंस की डेवलपमेंट होगी। पर एंटी साइक्लोन्स की डेवलपमेंट के लिए एयर डिसेंड करनी चाहिए, पर इक्वेटोरियल रीजन में एयर डिसेंड नहीं करती है, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में एंटी साइक्लोन्स की डेवलपमेंट नहीं होती है। जो एंटी साइक्लोन्स है इनकी डेवलपमेंट के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो है सब्सिडेंस ऑफ एयर। जब एयर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उस केस में क्या होगा, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और आप लोगों को पता है कि जब एयर ऊपर से नीचे आएगी तो वो कॉन्टिन्यूसली डेंसर एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सी सरफेस से जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो जो गैसेस की डेंसिटी है वो लगातार डिक्रीज करती है। तो अगर अपर एटमॉस्फेयर से एयर लोअर एटमॉस्फेयर में आ रही है या डिसेंड कर रही है तो कॉन्टिन्यूसली वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। इसका मतलब है एयर कॉन्टिन्यूसली डेंसर मीडियम में एंटर करने के साथ साथ उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी, वो खुद भी डेंसर हो रही होगी। इसका मतलब है डेंसर एयर की जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो लगातार डिक्रीज कर रही होगी और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रही होगी। मींस आप ये कह सकते हैं कि जब एयर अपर एटमॉस्फेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण, हैवियर होने के कारण उस एयर की जो मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगी और इस टाइप से धीरे धीरे जैसे जैसे एयर नीचे की तरफ डिसेंड करेगी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। प्लस एयर जब वो नीचे की तरफ उतर रही है तो एडियाबैटिक हीटिंग होगी, उसकी एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस केस में एयर में ना तो कंडेंसेशन होगी और ना क्लाउड फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब है जिन एरियाज में एंटी साइक्लोन्स की डेवलपमेंट होगी उन एरियाज में रेनफॉल की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोन्स के जो एरियाज होते हैं वो रेनलेस एरियाज होते हैं और वहां का जो वेदर है वो फेयर होता है। फेयर वेदर का मतलब है जहां पर एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी हायर होगी, एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी, क्लाउड फॉर्मेशन और कंडेंसेशन नहीं होगा, उस वेदर को फेयर वेदर बोला जाता है। तो एंटी साइक्लोन्स के केस में फेयर वेदर की डेवलपमेंट होती है, इसलिए एंटी साइक्लोन को एक वेदरलेस फिनोमिना भी बोला जा सकता है। चाहे एंटी साइक्लोन की डेवलपमेंट हो या साइक्लोन की, दोनों केस में क्या होता है, जो आइसोबार्स हैं वो सर्कुलर होते हैं। तो अगर एंटी साइक्लोन की बात करें तो एंटी साइक्लोन में आइसोबार्स यूजुअली सर्कुलर होते हैं, लेकिन कभी कभी ये आइसोबार्स वी शेप के आइसोबार्स भी हो सकते हैं। एंटी साइक्लोन के केस में सेंटर में हाई प्रेशर डेवलप होता है और जो एंटी साइक्लोन का पेरिफेरल पार्ट है, मार्जिनल पार्ट है, वहां पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। इसलिए जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी और जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं होगा। ये जनरली 10 to 20 मिलीबार का प्रेशर ग्रेडियंट होता है।
जो जनरली वीकर प्रेशर ग्रेडियंट होता है। और अगर प्रेशर ग्रेडियंट वीकर होगा तो जो विंड स्पीड होगी वो स्लो होगी। इसका मतलब है एंटी साइक्लोन्स के केस में विंड स्पीड ज्यादा नहीं होती है, धीरे धीरे एयर डिसेंड करेगी और वो धीरे धीरे डाइवर्ज करेगी। मीन्स आउटवर्ड जो मूवमेंट होगी एयर की वो ग्रेजुअल होगी। इसलिए बोला जाता है कि जो एंटी साइक्लोन है ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को इंड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि जब एयर धीरे धीरे नीचे आएगी तो वो डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, लगातार उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और जब वो एटमॉस्फेयर जब वो सरफेस पर एक्यूमुलेट करेगी तो वहां से भी धीरे धीरे आउटवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर में स्ट्रोंगर मूवमेंट नहीं होती हैं एंटी साइक्लोन्स के डेवलपमेंट के टाइम पर। इसलिए एंटी साइक्लोन को कहा जाता है कि एंटी साइक्लोन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को इंड्यूस करता है। एंटी साइक्लोन साइक्लोन के कंपैरिजन में एक लार्जर एरिया को कवर करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन स्मॉलर एरिया को कवर करते हैं, उसके कंपैरिजन में टेम्परेट साइक्लोन्स एक लार्जर एरिया को कवर करते हैं। पर एंटी साइक्लोन की अगर बात करें तो एंटी साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन की तुलना में कई गुना ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। एंटी साइक्लोन का जो डायमीटर है सम टाइम इट में बी 9000 किलोमीटर, जबकि टेम्परेट साइक्लोन का जो डायमीटर है ये लार्जर जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनका डायमीटर 3000 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। पर जो एंटी साइक्लोन्स हैं ये टेम्परेट साइक्लोन्स के कंपैरिजन में काफी लार्जर एरिया को कवर करते हैं। मैंने बताया कि एंटी साइक्लोन के केस में एयर डिसेंड करती है, इसलिए एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। आप एक चीज और यहां पर ध्यान रखें, जहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी वहां पर रेनफॉल की जो पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। जिस भी एरिया में एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा इसका मतलब क्या, वहां पर एयर में अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगी। और आप लोग जानते हैं जब एयर अपवर्ड मूव करेगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, उसमें कंडेंसेशन होगी तो ही क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल हो सकती है। अगर एयर नीचे की तरफ आ रही है तो लगातार एयर की एडियाबैटिक हीटिंग होगी जिसके कारण कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए रेनफॉल भी नहीं होगा। एंटी साइक्लोनिक एरियाज जो होते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। मींस जो स्काई है इट इज जनरली फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, इसलिए बोला जाता है कि एंटी साइक्लोनिक एरिया में इंसोलेशन ज्यादा आता है, या जो एंटी साइक्लोन के एरियाज होते हैं वहां पर जो रेनफॉल है वो कम होती है। एंटी साइक्लोन में जो टेम्परेचर होगा वो कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एंटी साइक्लोन का टेम्परेचर जिस एरिया पर एंटी साइक्लोन डेवलप हुआ वहां का वेदर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वेदर वार्म होगा हॉट होगा तो एंटी साइक्लोन में टेम्परेचर हायर होगा, अगर कोल्ड वेदर होगा तो एंटी साइक्लोन का टेम्परेचर कम होगा। एयर मास का नेचर भी एंटी साइक्लोन के टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। कोल्डर एयर मास के एरियाज में लोअर टेम्परेचर होगा एंटी साइक्लोन में, वार्मर एयर मास के एरिया में हायर टेम्परेचर होगा एंटी साइक्लोन में। इसी टाइप से ह्यूमिडिटी भी एंटी साइक्लोन के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। जनरली जो ह्यूमिड एरियाज होंगे या जहां पर ह्यूमिडिटी रिलेटिवली हायर होगी वो वार्मर एरिया होंगे, वहां पर एंटी साइक्लोन में जो टेम्परेचर होगा वो रिलेटिवली हायर होने की पॉसिबिलिटी होगी। और अगर ह्यूमिड एयर होगी तो एंटी साइक्लोन के एरिया में जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि एंटी साइक्लोन का जो टेम्परेचर है वो मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड होगा। एंटी साइक्लोन के केस में जनरली फ्रंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, पर कभी कभी अगर दो एडजेसेंट एंटी साइक्लोन्स एक दूसरे के टच में आते हैं इस टाइप से, तो इनके कॉन्टैक्ट जोन में एक फ्रंट की डेवलपमेंट होगी, फ्रंट की फॉर्मेशन होगी। और क्योंकि ये जो फ्रंट की फॉर्मेशन है ये अलोंग द मेरिडियन है, इसलिए इस फ्रंट को मेरिडियनल फ्रंट कहा जाएगा।
जितने भी सब ट्रॉपिकल एरियाज में हॉट डेजर्ट्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो जनरली एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के कारण ही है, या मैं ये कहूं कि जो हॉट डेजर्ट्स हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज में उनकी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से रिलेटेड होती है। और जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं ये जनरली कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर स्ट्रोंगर एंटी साइक्लोन्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं जब वो कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ जाती हैं तो वाटर को ड्रैग करती हैं, वहां पर कोल्ड करंट की डेवलपमेंट होती है कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट के पास, जिसके कारण वहां पर जो डिसेंडिंग है एयर की वो और ज्यादा इंटेंसिव हो जाती है। इसलिए एंटी साइक्लोन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर ज्यादा स्ट्रोंगर देखने को मिलते हैं। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, अगर मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो तो यहां पर देखिए, मान लीजिए ये कोई लैंड पार्ट है ये, और इस लैंड का ये इक्वेटोरियल रीजन है और ये सब ट्रॉपिकल एरिया, इस साइड ओशन है। यहां पर अगर हाई प्रेशर डेवलप हुआ है तो यहां से विंड्स इस साइड ऐसे मूव करेंगी। जब ये विंड्स इस साइड मूव करेंगी तो इस एरिया से वाटर को इस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगी, विंड की डायरेक्शन में ड्रैग करेंगी, जिसके कारण यहां पर नीचे से कोल्डर वाटर आएगा तो यहां पर कोल्ड करंट की डेवलपमेंट होगी। ये जो कोल्डर वाटर होगा इसके कारण एयर कोल्डर और डेंसर हो जाएगी, इसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो कोल्डर और डेंसर होगी। इसलिए यहां पर इस साइड जो वेस्टर्न पार्ट है इस लैंड का, इसके वेस्टर्न पार्ट पर इस एरिया में जो भी हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी वो ज्यादा होगी या इंटेंसिव हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। तो जो सब ट्रॉपिकल एरियाज है इनमें वेस्टर्न पार्ट पर एंटी साइक्लोन ज्यादा इंटेंसिव होते हैं, और ये जो एंटी साइक्लोनिक डेवलपमेंट है इसके कारण एरिड या ड्राई क्लाइमेट की डेवलपमेंट होती है। तो एंटी साइक्लोनिक जो डेवलपमेंट है ये पोलर एरियाज में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा कॉमन होती है। तो ये था एंटी साइक्लोन के रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।